नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई खेल हुआ है? उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं, हमारे सामने हैं। सीपी राधाकृष्णन, जैसी उम्मीद थी, जैसी पहले से उम्मीद थी, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। और जस्टिस रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो हार गए। जस्टिस रेड्डी को मिले 300 वोट, विपक्ष के कुल वोट हैं 315। एक दूसरी बात, जस सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं कुल 452। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वोट जो उनको मिला है, ये तो जगदीप धनखड़ को मिले वोटों से बहुत कम है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को मिले थे 528 वोट और ऑपोजिशन को 40% वोट मिले हैं। अंक गणित जो है वो बिल्कुल ये कहता है कि सीपी राधाकृष्णन जीत गए। लेकिन बीजेपी जो इतनी बड़ी मजबूत पार्टी है, वो आखिर जो सेंध क्यों नहीं लगा पाई उन मतों में जो कि इंडिया गठबंधन के थे? एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है कि 15 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं, अवैध घोषित किए गए हैं। 15 वोट्स, वो वोट किसका है? अब जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। पहले मैं आपको एक बार, अगर आप कहें तो एक बार आंकड़े आपको बता दूं कि जो कुल वोट जो थे वो जो पड़े थे कुल वोट, उनमें से 15 वोट अवैध घोषित किए गए हैं और ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। कुल वोट पड़े हैं 767। ठीक है। 15 वोट अवैध घोषित हो गए, ये तो बड़ी बात हो गई। और बचे हुए जो वोट हैं उसमें सीपी राधाकृष्णन को 452, रेड्डी और जस्टिस रेड्डी को मिले 300 वोट। जगदीप धनखड़ को आप जानते हैं 528 वोट मिले थे, उससे नीचे आया। तो क्या कोई खेला हुआ है? क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बात पे खुश है कि उनके 300 वोट, उनमें से कोई वोट टूटा नहीं। 315 उनका कहना है कि वोट थे, और 15 वोट जो ये अवैध घोषित हुए हैं, इनकी कहानी क्या है? ये वोट आखिर किसके हैं? देखिए, 15 वोट अवैध होना अपने आप में बड़ी बात है। सारे 700 से 767 वोट्स हैं, उसमें से 15 वोट का अवैध होना, ये तो वाकई एक बड़ी बात है कि भाई इतने ज्यादा वोट अगर अवैध हुए हैं। और सब सांसदों को बार बार ट्रेनिंग दी गई थी, सब सांसदों को बार बार मौका दिया गया था, उनको सिखाया गया था, उसके बावजूद भी अवैध कैसे हुए? क्यों यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ईवीएम को इंट्रोड्यूस नहीं करता है? आज भी वहां पर जो वोटिंग हुई है वो सब किससे हुई? आप देखिए, बैलेट पेपर से हुई है, खैर। और 767 वोट जो है वो अच्छा खासा एक पोल, अगर हम लोग बात है, कई गांव देहात में 750, 700 या 500 तक भी बूथ होते हैं जिन पर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई जाती है। पर चलिए, वो एक अलग मसला है। पर यह है कि सवाल यह है कि जो ईवीएम, सॉरी, जो इलेक्शंस में जो कुल वोट मिले हैं इस चुनाव में, वो बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा सुहानी तस्वीर पेश नहीं करते, और ऑपोजिशन इससे बहुत खुश है और ये बात दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो लोग एकजुट हैं। देखिए, ऑपोजिशन की एकजुटता एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल तब से है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में तीसरी बार आई है। तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन जो है वो एकजुट है। एकजुट कहां है? सड़क पर भी, संसद के भीतर भी, और संसद के बाहर भी। पिछली बार आप अगर याद करेंगे 2022 में 26% वोट खाली मिले थे इसको, ओपोजिशन को, और इस बार मिले 40%। तो एक बड़ा इजाफा है ये, उस लिहाज से देखा जाए। और उसका अंक गणित आप जानते हैं, क्योंकि भाई इस बार ओपोजिशन को जो लोकसभा में सफलता मिली है वो अप्रत्याशित है, वो उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन ये 15 वोट का जो खेल है, ये वोट 15 वोट का खेल एक बड़ा खेल माना जा रहा है, और इसकी पोल धीरे धीरे खुलेगी। एक बात। दूसरी बात, जो दो पार्टियां थी जिन्होंने अपने आप को इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया से दूर कर लिया था, वो थी बीरजू जनता दल, और एक आप जानते हैं कि केसीआर की पार्टी जो थे, बीआरएस। टीआरएस पहले उसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब उसका नाम बीआरएस बन गया, भारतीय राष्ट्र समिति। एनीवेज, उसके अलावा जो पंजाब के बड़े नेता सुखबीर बादल, उनकी पार्टी जो है शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने भी अपने आप को वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। ठीक है। और साथ ही साथ एब्सटेन कर लिया था वोटिंग से अमृतपाल सिंह ने। अमृतपाल सिंह जो कि सांसद, इंडिपेंडेंट सांसद हैं खडूर साहब पंजाब से, उन्होंने भी अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से अलग कर लिया था। अब 767 वोट में से 752 मत वैध पाए गए हैं बस। तो देखिए, 15 वोट का बड़ा अंतर होता है, आप जानते हैं इलेक्शंस में एक एक वोट का बड़ा खेल है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो एक बात कही थी, इलेक्शन कमीशन ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि वोट हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि वोट उस व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति को वोट दिया गया है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि भाई जीतता कौन है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि वो कैसे जीतता है। जीतने से मतलब नहीं, कैसे से मतलब है। तो खैर अब ये चुनाव हो गया है, सीपी राधाकृष्णन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, उनके पास एक लेगेसी है, एक लेगेसी जो कि सवालों के घेरे में खड़ी कर दी थी जगदीप धनखड़ ने, और जिस तरह उन्होंने एक व्यवहार किया था, जो उनका व्यवहार था विपक्ष के साथ, वो उनका व्यवहार लगातार सुर्खियां बटोरता रहा था, लगातार सुर्खियां बनती रही थी। उन्होंने जिस तरीके से बुलडोज करने की कोशिश की थी ऑपोजिशन की वॉइस को, चाहे वो सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर, उन्होंने जिस तरह से कटाक्ष किए थे, तो सीपी राधाकृष्णन जो पहले कभी सदस्य नहीं रहे हैं लोकसभा के, राज्यसभा के 2 बार लोकसभा के रहे, राज्यसभा के सदस्य कभी नहीं रहे, वो किस तरह से संभालेंगे इस सदन की कार्रवाई को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी क्योंकि वो राज्यपाल हैं, तो जाहिर है उनको एक एक्सपीरियंस दिया गया है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना काम करेंगे। लेकिन सवालों के घेरे में ये पद बड़े दिनों से है, सवालों के घेरे में अब भी बना रहेगा। अब सवाल जो है वो शिफ्ट करके जगदीप धनखड़ की तरफ चला गया है कि क्या अब जब नए उपराष्ट्रपति का चयन हो गया है, तो क्या जगदीप धनखड़ अपनी आवाज बुलंद करेंगे? क्या वो बाहर आएंगे और जनता से या मीडिया से बात करके अपनी पूरी कहानी को बयां करेंगे? और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के समारोह में रोहतक में जो रैली है उस रैली में शिरकत करेंगे, और क्या उनके साथ कई और दूसरे नेता भी रहेंगे जिनमें जयंत चौधरी से लेकर कई लोगों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये सवाल बड़ा है कि अब जब नए उपराष्ट्रपति का चयन हो गया है, वही राज्यसभा के सभापति भी बनेंगे, और आप याद कीजिए ये पूरा घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वो वहीं राज्यसभा के सभापति के तौर पर जब जगदीप धनखड़ अपना काम कर रहे थे तब से कहानी इसकी शुरू हुई थी। जगदीप धनखड़ का व्यवहार भी कटघरे में आया। जगदीप धनखड़ किस तरीके से बातचीत करते हैं, उन्होंने उनका मंत्रियों के साथ व्यवहार कैसा रहा, और जिस तरह के सवाल जवाब वो करते रहे थे, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि सवालों के कटघरे में खड़ी हुई थी। अब जब नए उपराष्ट्रपति का चयन हो गया है, तो क्या नए उपराष्ट्रपति के सामने भी यही सब चुनौतियां होंगी? ये चुनौतियां सबसे अहम है। वो कैसे कर चलाएंगे, संचालन करेंगे सदन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या उनके ऊपर भी दबाव बना रहेगा सत्तारूढ़ पार्टी का, जो सत्तारूढ़ पार्टी का दबाव हम लोग देखते या सुनते हैं, विपक्ष जब आरोप लगाता है ओम बिड़ला और जगदीप धनखड़ के ऊपर था, क्या वो दबाव अब सीपी राधाकृष्णन के साथ भी रहेगा? और क्या सीपी राधाकृष्णन अपनी जिम्मेदारियों को न्यूट्रली, बिना किसी भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के निभा पाने में कामयाब होंगे? और जो लेगेसी इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपतियों ने छोड़ी है, जिसमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर के और आर वेंकट रमन तक शामिल हैं, क्या उस लेगेसी को वो मजबूती के साथ लीड कर पाने में कामयाब होंगे? ये कुछ एक सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हमको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।